और ये न्यूक्लियाई जो चैप्टर है ये थोड़ा उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो भाई बस भाई देखा कहाँ रहा हो नेता। अच्छा तुमको पता था कि हम लेट आएंगे। अच्छा चलो चलो बच्चा, कहो कितना नंबर आया। 657। कम हो गया यार थोड़ा, कहाँ कम हो रहा है। 165 है फिजिक्स में। 30 नंबर वहीं कट गया। और कहाँ कटवाए हो। और जूलॉजी बॉटनी में। चलो कोई बात नहीं, ठीक। हाँ भाई, तो डिस्कवरर कौन थे न्यूक्लियस के। अभी पिछले चैप्टर में तो पढ़ के आए हो। कौन खोजा था भैया। रदरफोर्ड ने। कौन खोजा था। रदरफोर्ड। बहुत आसान चैप्टर है यार, मतलब 2 कौड़ी का, एकदम सस्ता। बस थोड़ा थोड़ा बात समझना है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, बट एक बार अगर ध्यान से सुन लोगे तो कभी जीवन में नहीं होगा। डिस्कवर कौन किया था। रदरफोर्ड। कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात कि ये एक नेचुरल पार्टिकल है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय जे चैडविक। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जानते ही हो। प्रोटॉन का थोड़ा सा चार्ज होता है, प्लस ई के बराबर होता है। मास ऑफ प्रोटॉन जानते ही हो। इसमें कुछ ऐसी कोई खास बात नहीं है जो तुम पहले ना देखे हो और ना जानते हो। अगली बात आती है कि जब हम किसी एटम को प्रेजेंट करते हैं तो क्या ये बात जानते हो, एक्स जेड ए में जेड को क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जेड क्या है। एटॉमिक नंबर। अरे है ना। जेड इज एटॉमिक नंबर। और इसको क्या बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ए को क्या बोलते हैं। मास नंबर ना, या एटॉमिक मास। ये किसके बराबर होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अरे क्लियर है क्या। गिनती करते हैं क्यों। इसकी यूनिट क्या होती। इसकी यूनिट किसके बराबर होती है, मास नंबर की। एएमयू ना। 1 AMU याद है। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ही होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इसी वजह से गिनती कर लेते हैं। अरे बात समझ रहे हो ना। मान लो 10 प्रोटॉन है, 10 न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है, न्यूट्रॉन के मास के बराबर है। अरे है ना। मान लो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है तो टोटल कितना हो गया, 20। अब 20 में अगर तुम 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या तुमको केजी मिल जाएगा। नहीं आ रहा है जी। आसान है यार, ऐसे मत बोलो भाई। तो ए को बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास नंबर। इट इज द नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ मास रिप्रेजेंटेड इन एएमयू। 1 AMU क्या पढ़े हैं ऐसा, केटीजी में पढ़े थे यार, शुरुआत किए थे वहीं से ना। और तुम लोग मूल कॉन्सेप्ट में भी पढ़े होगे, ठीक है ना। अब नीचे वाली बात अभी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। उसके बाद बात आती है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जानते हो। भाई ये सब नहीं पढ़ाने वाला हूं मैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कहानी आती है साइज ऑफ न्यूक्लियस की। सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। यहां से आपका बेसिकली फिजिक्स में न्यूक्लियाई चैप्टर शुरू होता है। जब हम बात करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियाई की, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो साइज होगा ना न्यूक्लियस का, अलग अलग साइज का न्यूक्लियस, R0 A की पावर 1/3 होगा। और R0 एक एम्पेरिकल कांस्टेंट है जो हमेशा रहेगा ही रहेगा। अरे क्लियर। और इसकी वैल्यू उन्होंने बोल दी R0 की 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। समझ गए। R इक्वल्स टू R0 A की पावर 1/3, वेर A इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उनकी गिनती है। किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, क्या उसका रेडियस उतना बड़ा होगा। अरे बात समझ रहे हैं ना। हाँ चलेगा। अच्छा, इसके बाद कहानी आती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं। डेंसिटी बराबर क्या जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास को क्या लिखेंगे,
ए ए एमयू है ना, अपने को केजी में लिखना है, SI यूनिट में भाई। तो क्या करोगे, बोलो बोलो, सब बोलो यार, ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा। मास किस में है, केजी में, क्लियर है। और अपना जो ए किस में होता है, वो एएमयू में ना, ग्राम में नहीं, वो एक मोल का होता है भाई। एक एटम का, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस के एक एटम की बात कर रहे हैं, तो एक एटम में एक ही न्यूक्लियस तो होगा ना भाई, तो उसी का मास है ए, और उसको अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इंटू 10⁻⁻27। और वॉल्यूम को क्या 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हो। आर क्या है, रेडियस ऑफ किसका, एटम की, न्यूक्लियस। अब डेंसिटी न्यूक्लियस का लिख रहे हो तो रेडियस ऑफ एटम लिखोगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटू 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई 4 पाई, और आर क्यूब की जगह लिख सकते हैं ए आर नॉट की पावर 1/3, सॉरी आर नॉट की पावर 3, बोलो, लिख सकते हैं। इसका जब तुम क्यूब करोगे तो ए तो 1 हो जाएगा, और आर नॉट कितना हो जाएगा, आर नॉट की पावर 3। क्या आर नॉट की वैल्यू पता है, अरे आर नॉट की वैल्यू पता है, क्या ए से ए कट जाएगा। अब देख डेंसिटी कांस्टेंट आ गई क्या, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, कितनी होती है, हा? कितना, इसको सॉल्व करना, 2 पॉइंट कुछ आता है, 2.14 आता है, 2.4 आता है, जो भी है, और ये 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के करीब आंसर, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्लियर। अच्छा, हाँ 2.23 2.26 2.26 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब मुद्दे वाली बात यह है कि जो डेंसिटी है वो डिपेंड नहीं करती किस पर, किस पर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस पर। न्यूक्लियस का साइज कुछ भी हो, डेंसिटी उसकी फिक्स रहेगी, क्लियर। अरे बात समझ पा रहे हैं, कठिन लग रहा है, नहीं, 2 पेज छोड़ के या 1 पेज छोड़ के, 2 पेज छोड़ दीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिए। देखिए साइज ऑफ न्यूक्लियस, पहले हेडिंग डालिए, साइज ऑफ न्यूक्लियस। हम्म, 10⁻⁻15 को फर्मी लिखते हैं, जैसे 10⁻⁻6 को माइक्रो लिखते हैं ना, वैसे -15 को फर्मी लिखते हैं। हो गया, जल्दी जल्दी जल्दी, यही लिखना है भाई, ये नहीं लिखना है, बस यही लिखना है, हाँ बस। हो गया हो, चलें। अब देखिए, ये बताइए
ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज कौन सा होगा? 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये देखिए आईपीएमटी 2006 में पूछा गया था। द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियस इज मेजर्ड टू बी ट्वाइस द रेडियस ऑफ बेरिलियम। क्लियर है क्या? द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम आर, बताओ न्यूक्लियॉन्स इन जर्मेनियम, जर्मेनियम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे? द रेडियस ऑफ जर्मेनियम न्यूक्लियाई is measured to be twice the radius of beryllium. The number of nucleons in germanium कितना? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या पढ़े हो साइज ऑफ न्यूक्लियस का? R इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? R नॉट A की पावर 1/3। ये तो पढ़े हो, पढ़े हो ना? जर्मेनियम का रेडियस पता है तुमको? नहीं पता है, बट ये क्या है? ट्वाइस है। किसका? रेडियस ऑफ बेरिलियम का। तो मतलब रेडियस ऑफ जर्मेनियम की जगह ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम लिख सकते हैं। अरे क्लियर है ना? लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए एटॉमिक नंबर ना। अच्छा, ये किसके बराबर होगा? आर नॉट। और जर्मेनियम का तुमको ए कितना है पता है? नहीं पता है। ए पता चल जाए तो काम बन जाएगा। अरे जितना ए होगा उतने ही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे। अभी क्या बोला? न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। न्यूक्लियॉन्स किसको बोलते हैं? और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मतलब है कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। और जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की हम बात करें कि अल्टीमेटली हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं। अरे कर रहे हैं ना? तो बस। और दूसरा क्या हो गया? आर बी। और ये कितना हो गया? आर नॉट। और इसका ए कितना है? 9 की पावर 1/3। यही तो है। अरे यही तो है भाई। क्या होगा? आर नॉट से आर नॉट, आरबी से आरबी। तो A/9 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 की पावर 3। देखो 1/3 इधर जाएगा तो क्या 3 हो जाएगा। तो A बराबर 72। मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? 72। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ऐसा सवाल और कर पाओगे? और निकल नहीं रहा है क्वेश्चन। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। सवाल देख लो, समझ आया? अगला सवाल देखो। if the nuclear radii of aluminum is 3.6 Fermi, the approximate nuclear radius of copper is कितना फर्मी होगा? बताओ। Cu64। approximate nuclear radius of copper 64। 4.8। पेन चलाओ। खाली छापो तुम बस, ये नहीं सवाल बना ले इतनी देर में। क्या लिखोगे? बोलो बोलो। निकला? क्या जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हो क्या अभी तुम लोग? गधा एकदम से। एक फॉर्मूला आर बराबर आर नॉट की पावर 1/3। इतनी देर तक कैलकुलेशन करे बैठे हुए हैं। हो नहीं पा रहा है सब, क्या कर। इधर 1/3 है, इधर क्यूब कैसे हो गया पता नहीं चला। एल्यूमिनियम का ए कितना है? 27 है। तो तुम गधा हो क्या? अभी रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन रेडियस ऑफ दूसरा क्या है? कॉपर बराबर ए ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन ए ऑफ क्या? ए ऑफ कॉपर की पावर 1/3 नहीं लिख पा रहे हो हैं? ये कितना है एल्यूमिनियम का रेडियस? 3.6। कॉपर का नहीं पता। एल्यूमिनियम का कितना है? 27। 27 ना? तो 27 डिवाइडेड बाई 64। अब सोच रहे होगे ये 1/3 का क्या करें? क्यूब होता है इसका मतलब, और क्यूब रूट। तो 27 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3/4। तो कॉपर बराबर 3.6 इंटू 4/3 मतलब 4.8 फर्मी।
ही नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। अब गलत हुआ अभी किसी का मैं मारूं अभी मैं। फाइव इज टू फोर, बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत अच्छा, गुड। न्यूक्लियस ऑफ मास कितना, 189 splits into two nuclei having mass number कितना, 125 और 64। द रेशियो ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई, इन दोनों के न्यूक्लियाइज का रेडियस का रेशियो कितना होगा, क्या लिखोगे, R1/R2 बराबर 125/64 की पावर 1/3। तो R1/R2 बराबर 5/4। आंसर हो गया सी। इतना कठिन था। अगला हिस्सा क्या है, मास डिफेक्ट, ठीक है ना। हाँ भाई बताओ। हाँ 10 to the पावर वेरी करता है, अलग अलग एटम का अलग अलग होता है। 10 to the पावर -10 मीटर नहीं होता है, 10 to the पावर -14 to 10 to the पावर-15 मीटर न्यूक्लियस का रेडियस होता है। और एटम के रेडियस की बात करते हैं तो वो 10 to the पावर-12 से लेकर 10 to the पावर-8 के बीच में वेरी करता है, ठीक है ना। वो अलग अलग एटम्स का अलग अलग रेडियस होता है, सबका रेडियस एक थोड़ी हो जाएगा। बताओ, एवरेज रेडियस जब देखते हैं तो 10 to the पावर-10 ही देखते हैं। हाँ तो रेशियो उसका लीनियर रहता है 10 to the पावर-5 के टर्म में। तो वो वही वेरी कर रहा है ना, जैसे इसमें न्यूक्लियस में वेरिएशन है, न्यूक्लियस के साइज में वेरिएशन है, वैसे एटम के साइज में भी वेरिएशन है। अब हम बात करते हैं मास डिफेक्ट। यहां से थोड़ा समझदारी दिखाना है। समझदारी की क्या ही उम्मीद करें आप लोगों से, आप रेडियस का रेशियो नहीं निकाल पा रहे हैं, करा गएंगे खच्चर। दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए तुम लोग, सही बता रहा हूँ। कहो निकला है कि नहीं, निकल रहा है। चलो ठीक है, अगला वाला, ये वाला नहीं समझ आया तो तुम्हें सब खड़ा करके पूछेंगे, याद रख लेना। चलो देखो, बहुत बढ़िया हिस्सा है मास डिफेक्ट। अगर हम मास डिफेक्ट को ध्यान से समझें, मास डिफेक्ट है क्या, तो हुआ ये कि एक एटम है, ठीक है ना। एक एटम के अंदर कुछ न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स का मतलब समझते हो, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। एक एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अच्छा मान लो हमको कोई भी हीलियम न्यूक्लियस है, मान लो 2He4, समझते हो कि नहीं। तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दो। कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दो। दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और दो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो हमको एक प्रोटॉन का मास पता है, तो हमको पूरा मास निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको बोलते हैं थियोरेटिकल मास। क्या बोलते हैं, थियोरेटिकल मास, कि जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का मास लिख दिया जाए। जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं उन सब का मास लिख के जोड़ दिया जाए। जैसे अगर हम बात करें किसी एटम की, मान लो एक कोई रैंडम एटम अपने पास XZA, तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, बोलो बोलो, अबे इतना नहीं पता है क्या, सब बोल के पढ़ो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z। अरे क्लियर है क्या। अच्छा सोच, मास ऑफ प्रोटॉन लिखेगा तो क्या लिखेगा, Z लिखेगा, ZMP लिखेगा ना। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन तो ZMP ना। और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, A-ZMP। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, ZMP प्लस A-ZMN। ये Mn है, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। एक्यूरेसी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थोड़ी बराबर हो जाएंगे, तो एवरेज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर आते हैं ना, एक्यूरेसी में दोनों बराबर नहीं आएंगे। ये जो मास है इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल मास। क्या बोलते हैं भाई साहब, थ्योरेटिकल मास, ठीक है। जो प्रैक्टिकल मास होता है, जो प्रैक्टिकल मास होता है वो भाई पूरे एटम का मास कितना है, अरे पूरे एटम का मास कितना है, ए है ना। तो पूरे एटम के मास को ऐसे लिख दिया जाता है, मास ऑफ एक्स, मास ऑफ एक्स माइनस ZME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा दिया।
एटम के मास में से इलेक्ट्रॉन के मास को घटा दिया, तो क्या न्यूक्लियस का मास बचा? दोनों मास में अंतर आ गया, दोनों मास में अंतर आ गया। जब हम जैसे हम कह रहे हैं कि एक एटम में 4 न्यूट्रॉन है 4 प्रोटॉन है, तो हम क्या किए, 4 न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन का मास पता है, एक प्रोटॉन का मास पता है, और 4 में 4 प्रोटॉन से और 4 न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया, जोड़ दिया, एक मास आ गया, आया ना। तो प्रैक्टिकली देखा गया कि जो मास एग्जिस्ट कर रहा है वो अलग है किससे, जो हम मास कैलकुलेट कर पा रहे हैं, थ्योरेटिकल मास। थ्योरेटिकल मास क्यों कहा गया? कि आपने डायरेक्टली न्यूक्लियस थोड़ी वे किया है, आपको बस ये पता है कि प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है, इस न्यूक्लियस में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। क्लियर? सीधी भाषा में अगर इसको समझा जाए तो थ्योरेटिकल मास और प्रैक्टिकल मास का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लो कि न्यूक्लियस से चार चार प्रोटॉन मान लो, 4 न्यूट्रॉन मान लो, या हीलियम को मान लो कि 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, दोनों को अलग अलग, मतलब 2 प्रोटॉन्स को अलग पकड़ लिया, 2 न्यूट्रॉन्स को अलग पकड़ लिया, दोनों को वे कर लिया, दोनों का वेट मेजर कर लिया, ठीक है ना। तो हमको एक W1 वेट मिला या एक M1 मास मिला। कितना मास मिला? M1। अब उन दोनों को, जब वो दोनों जुड़ के न्यूक्लियस बने तो उनका मास कम हो गया। जब दोनों जुड़ के क्या बने? न्यूक्लियस बने, तो उनका मास कम हो गया। क्यों कम हुआ होगा? क्यों कम हुआ होगा? क्यों कम हुआ होगा? उन न्यूक्लियॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी है कि न्यूक्लियस के पास? किसके पास? किसके पास? गलत। यहीं से हमको परसेप्शन अपना चेंज करना है, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी इज ऑल अबाउट नेगेटिव एनर्जी। जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है ना, तुम हो, मैं तुमसे क्यों जुड़ना चाहूंगा? एक कॉमन सेंस लगाओ, स्टेबिलिटी के कारण। क्लियर है ना? वैसे ही न्यूक्लियॉन्स हैं। हीलियम के अगर 4 न्यूक्लियॉन्स अलग अलग रखे हैं, मतलब 2 प्रोटॉन अलग रखा है, 2 न्यूट्रॉन अलग रखा है, वो दोनों जुड़ के एक न्यूक्लियस तभी बनाएंगे जब उनका न्यूक्लियस बनने में फायदा है। अरे बात समझे ना? और फायदा कहां से दिखाई देगा? स्टेबिलिटी से। किससे? स्टेबिलिटी से। तो जब वो दोनों जुड़ के न्यूक्लियस बने तो कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई। क्लियर है ना? वो जो एनर्जी रिलीज हो गई, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी से हमको बड़ा कंफ्यूजन होता है। हमको लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी उस न्यूक्लियस के अंदर है, क्योंकि बार बार हम ये पढ़ते हैं ना कि न्यूक्लियस टूटा तो एनर्जी रिलीज हुई, यही पढ़ते हैं ना। तो हमको लगता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी है जो न्यूक्लियस के टूटने की वजह से निकली है। क्लियर है? ये गलत परसेप्शन हमारी पूरी न्यूक्लियाई के कॉन्सेप्ट को, पूरी कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ा देता है, और इसके पीछे कारण है हमारी खुद की एनसीईआरटी। जैसे तुम अच्छी रेफरेंस बुक्स उठाओगे, जैसे तुम्हारा हेलिडेन रेसनिक हो गया, नीलन पार्कर हो गया, तो इन सब में क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी वर्ड को नेगेटिव एनर्जी से डिनोट किया जाता है। तो जो एनर्जी नेगेटिव है मतलब वो रिलीज हुई है। अरे बात समझ रहे हैं ना? वो रिएक्शन से बाहर गई है तभी तो वो नेगेटिव है, और वही नेगेटिव लिख दे तो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कभी फंसे ही नहीं। क्लियर? तो सोचना बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? वो न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस ने रिलीज की है? न्यूक्लियस ने रिलीज। हमेशा एनर्जी आपको तभी मिलेगी जब न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करेगा। क्लियर है? इसी के बिहाफ पे 2 तरह की रिएक्शन देखने को मिलती है, एक का नाम होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और एक का नाम होता है न्यूक्लियर फिजन। 2 रिएक्शंस अपने को देखने को मिलती है, सब में यही कॉन्सेप्ट है, हार्डकोर। तो मास डिफेक्ट जो आया भाई, थ्योरेटिकल मास, हम जब न्यूक्लियॉन्स का मास थ्योरेटिकली जोड़ रहे थे और जो प्रैक्टिकली न्यूक्लियस का मास था, क्या दोनों में डिफरेंस था? कौन ज्यादा था? इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स का जो टोटल मास था वो ज्यादा था। अरे ज्यादा था ना? और न्यूक्लियस का मास कम था। मतलब ये बात है कि अगर मैं चारों न्यूट्रॉन प्रोटॉन को ऐसे आसपास रख दूं तो अपने आप जुड़ के न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो बन जाएंगे या नहीं बन जाएंगे? एक नेचुरल फिनोमेना हुआ। और जब वो न्यूक्लियस बनेंगे तो क्या कुछ एनर्जी देंगे? कुछ एनर्जी देंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल। हमेशा याद रखना है कि न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस जुड़ के अगर बड़ा न्यूक्लियस बना है, तब भी वो 2 न्यूक्लियस अनस्टेबल थे और जुड़ के स्टेबल न्यूक्लियस बने। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के 2 छोटा छोटा न्यूक्लियस बना है, तब भी वो बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल था और वो
टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बना के अपने आप को क्या किया है, स्टेबल किया। अरे क्लैरिटी है। और हर बार मास घटेगा, हर बार मास घटेगा, चाहे दो जुड़ के एक बने, चाहे एक टूट के दो बने, हर बार मास घटेगा। जो मास घटेगा वही किस में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अरे क्लियर है। जो मास घटा है उसी मास को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। उस मास को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो डेल्टा एम इज रिटन एज, ऐसे जनरली अगर हम एक एक न्यूक्लियस की बात करें तो इसको लिखा जाता है थ्योरेटिकल मास माइनस प्रैक्टिकल मास। थ्योरेटिकल मास कितना है, ZMP माइनस ए माइनस ZMN, और क्या यहाँ प्लस होगा, माइनस MX प्लस ZMP। अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है भाई साहब, नहीं आया, आया। ये हो गया आपके पास क्या, डेल्टा एम, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट, दैट इज नोन एज मास डिफेक्ट। अच्छा, मास डिफेक्ट के फॉर्मूले को एक और तरह से प्रेजेंट किया जाता है, वो क्या, डेल्टा एम बराबर, मतलब हो सकता है तुमको कभी ऑब्जेक्टिव में दिख जाए ZMP, क्लियर। और यहाँ देखो ZME, दोनों प्लस प्लस में है क्या, अरे है ना। अगर हम Z को कॉमन कर लें तो MP प्लस ME लिख लेंगे, और प्लस A माइनस ZMN और माइनस MX। समझ पाए कि नहीं, ये मास किसका है, MX किसका मास है, MX किसका मास है, मास ऑफ, समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं क्या बता रहा हूं, आ रहा है जी, मास ऑफ एटम X। ऐसे सफाई के साथ समझो, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस एक बात दिमाग में ढंग से उतरना चाहिए। कोई ऐसा एटम बताओ जिसमें एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता, हाइड्रोजन, क्या उसके अलावा भी कोई है, नहीं। तो इसको कई बार ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, Z ऑफ 1H1। अरे क्लियर है, मतलब मास ऑफ 1H1 प्लस प्लस A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ, अरे बात समझे कि नहीं, पल्ले पड़ा। दिस इज नोन एज मास डिफेक्ट। अपने को यही खेलना है, ये भी कहीं नहीं खेलना, ये भी कहीं आता नहीं है, कहीं यूज का नहीं है। आपको डायरेक्टली दो न्यूक्लियस दिए होंगे, दो न्यूक्लियस की एनर्जी का ज्ञान होगा, वो दोनों जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे। अगर बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे तो उसकी एनर्जी का ज्ञान होगा, आपको बस केवल बताना होगा कितना एनर्जी जाएगा, जिसी को बाइंडिंग एनर्जी अभी आगे चल के बोलेंगे। तो ये बताओ, ये मास बढ़ा है कि घटा है, घटा है ना। अगर न्यूक्लियॉन से जुड़कर न्यूक्लियस बना है, ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यूक्लियॉन्स अलग अलग स्टेबल होते तो वो न्यूक्लियस क्यों बनाते, बनाते नहीं बनाते। इतना टाइटली बॉन्डेड है, इतना टाइटली बॉन्डेड है, सोचो प्रोटॉन प्रोटॉन इतने पास पास हैं, दो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन से वो जो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेंगे, उसके कंपैरिजन में न्यूक्लियस उसको बहुत खतरनाक, बहुत कम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, जो उसको क्या बना दे रहा है, स्टेबल। अरे बात समझे, जैसे तुम धरती में, या अगर मान लो तुमको छत से ऊपर फेंक दिया है तो नीचे ही गिरोगे ना, क्यों गिर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा नेचर है कि अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है। तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी जब तुम H हाइट पर हो तो ज्यादा है। अरे क्लियर है ना। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे शरीर के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, तुमको खींच रही है। जब तुम स्पेस में चले जा रहे हो तो क्या ग्रेविटी नहीं लग रही है, खत्म हो गई ग्रेविटी, वहां पे ग्रेविटी है, उसका उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा मास बहुत कम हो गया है, तो तुमको खिंचाव महसूस नहीं हो रहा है। अरे क्लैरिटी है ना। तो हम छत से नीचे क्यों गिर रहे हैं, टू मिनिमाइज आवर पोटेंशियल एनर्जी, टू इंक्रीज आवर स्टेबिलिटी। अरे क्लियर है, गिर के हाथ पे टूट गया, हो गए स्टेबल। अरे आया, बात समझ आया, सोचो 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 भाई। mx क्या है, मास ऑफ एटम x, mx क्या है, मास ऑफ एटम x, ठीक है ना। तो क्या अलग अलग न्यूक्लियॉन्स को रख पाना संभव है, नहीं, वो तुरंत क्या बना लेंगे, न्यूक्लियस। डीकॉम्बिनेशन से क्या बना लेंगे, न्यूक्लियस। पहले तो ये जान लो कि एक न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को निकालना ही पत्थर तोड़ने के बराबर है, ठीक है ना। बात समझ रहे, आसानी से निकलता नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे मजबूत जोड़ से बॉन्ड है, जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ रहे ना। चलिए सुनिए, तो ये हो गया अपने पास, जो मास का कमी आया वो कहां गया, बाइंडिंग एनर्जी में। वो एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर है या न्यूक्लियस ने रिलीज की है,
न्यूक्लियस ने रिलीज की है ना, कितनी एनर्जी रिलीज की है उसी एनर्जी को बोलते हैं क्या, बाइंडिंग एनर्जी, और उसको लिखा जाता है E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अरे क्लियर है, ई को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यही आइंस्टाइन की खोज थी। ई बराबर क्या भाई साहब, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अभी सवाल बनेगा, बढ़िया सवाल बनेगा, ध्यान से सुने रहोगे तो ये बताओ ये एनर्जी किसमें, जूल में। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एसोसिएट करता है वो बहुत छोटी होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एनर्जी एसोसिएट करते हैं वो बहुत छोटी होती है, तो उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो डेल्टा एम, ये डेल्टा एम फिलहाल है किसमें, अबे डेल्टा एम जूल में है, केजी में, और स्पीड किसमें, मीटर पर सेकंड। तो इसको केजी की जगह एएमयू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एएमयू। तो क्या करेंगे, 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यहाँ पे हम किस में रख पाएंगे, एएमयू में। किस में रख पाएंगे, एएमयू में। अभी किस में है, केजी में। अरे क्लियर है ना। हाँ। तो ये बताओ सी स्क्वायर को क्या लिखोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब सोचो अभी तो है तो ये जूल में, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, क्या बनेगा। अच्छा किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा कि यहां मल्टीप्लाई क्यों किया है, हो रहा है, ये किस में है, केजी में। किसमें है, तुमको डेल्टा एम रखना है एएमयू में। किसमें रखना है, तो एएमयू में क्या मल्टीप्लाई कर दो कि केजी हो जाए, 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अरे क्लियर है ना। अच्छा हमारे दिमाग में खुरापात क्या चलता है, केजी को एएमयू में कन्वर्ट किए हैं, डिवाइड ना करेंगे। अरे बात समझ रहे हैं कि नहीं, उल्टा नहीं, ऐसा नहीं गेम है, ये ऑलरेडी किसमें है, केजी में। आप रखना किसमें चाहते हो, लेकिन इसका टोटल एग्जिस्टेंस केजी में ही रहना चाहिए। तो एएमयू को केजी में कन्वर्ट करोगे ना, तब तो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो एएमयू को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई। और डाउट हो तो पूछ लो, अभी भी दोबारा लग रहा हो तो ऐसा कुछ। अरे क्लियर है ना, नहीं हुआ, तुमको क्या लग रहा है, डिवाइड करना चाहिए, हाँ अच्छा बढ़िया। एक केजी में कितना एएमयू, एक एएमयू में कितना केजी, 1.6 इंटू, वही सर बोल नहीं पा रहे हो, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। क्लियर है ना। अब मान लो हम कहें कि यहाँ पे 4 एएमयू है, कितना है भाई, और डेल्टा एम किस में है, केजी में। हमको केजी में रखना है डेल्टा एम, यहाँ रिजल्ट हमारा केजी में आना चाहिए। तो केजी में कब आएगा, जब एएमयू को किस में कन्वर्ट करोगे, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई। बुझे कि नहीं, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारा यहाँ केजी ही चाहिए, फिक्स है। अब इस केजी चाहे हमारे पास ऑप्शन है डेल्टा एम एएमयू में रखने का, तो जब हम एएमयू में रख रहे हैं यहाँ पे, तो उसको अल्टीमेटली हमको वैल्यू किसमें चाहिए, केजी में। तो 1.67 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो केजी मिलेगा। और यहाँ पे जूल, एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे ठीक है, जरा डेल्टा एम इन सबको 1.673 और 6.25 को मल्टीप्लाई करो तो देखो कितना आ रहा है, 1.67 3 त्रिका 9 और 6.25 को मल्टीप्लाई करो तो हाँ, और जो भी आ जाए, मतलब डेसिमल के कई प्लेसेस तक जाते हैं, इसको लिखा जाता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये याद करना है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है क्योंकि 1.67 नहीं होता है मास, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जब मल्टीप्लाई करेंगे बड़ी वैल्यू के साथ तो आंसर आ जाएगा डेसिमल के साथ। 9 आया कि नहीं पहले, 93.993 आ रहा है ना। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तो उसको रट लो, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻6। ठीक है ना। अरे गधी हो क्या है, 1.67 लिखे है ना, छोटी वैल्यू लिखे है ना। ई बराबर कितना,
डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी न्यूक्लियस के पास है या न्यूक्लियस ने फॉर्मेशन में दी है? रिलीज कर दी है ना, रिलीज कर दी है ना। इसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई साहब, क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा एक बात समझना, दो न्यूक्लियॉन्स मिलके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज किया। क्या भाई? दो न्यूक्लियॉन्स मिलके 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी किए, ठीक है ना? और 4 मिलके 10 की किए हैं। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दोनों सेम होगा? सोचो कौन ज्यादा स्टेबल होगा। दो मिलके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किए हैं, दो मिलके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज किए हैं। अरे बात समझ रहे हो? और 5 मिलके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज किए, कौन ज्यादा स्टेबल होगा? दो वाला ना, क्योंकि एक इंडिविजुअल 2.5 एनर्जी दे रहा है ना, और 10 वाले में एक कितना दे रहा है? 2। अरे क्लियर है? तो कौन ज्यादा एनर्जी दिया? लेकिन बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा थी, पहले वाले की या दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। दूसरे वाले की टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है? 10। और पहले वाले की? पहले वाले की। क्लियर है क्या? लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन होगा? पहला वाला ना। ज्यादा एनर्जी देने का मतलब है कि आप ज्यादा स्टेबल नहीं होंगे। अरे क्लियर है ना? आप स्टेबल तब होंगे जब इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन पे आप ज्यादा एनर्जी देंगे। अरे क्लियर है? तो अब यहां से एक कहानी जुड़ती है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस की। कहा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स अपॉन बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, क्या उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी? मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी बाई ए, बाइंडिंग एनर्जी बाई ए। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नहीं आया? आया नहीं भाई? सोच लो, ध्यान से देख लो, पक्का ना? अच्छा दूसरी बात ये होती है कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या है। दीदी खूब नींद आ रहा है, सुत रहो आराम से, बढ़िया। तबियत नहीं ठीक है या ठीक है या नींद आ रहा है बस केवल? गजब हो यार तुम लोग दोनों। सर ए सुनो, भैया 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 ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सुन 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 भाई। एक स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गया। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का कारण क्या हो गया? क्या भाई? क्या भाई साहब? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा क्या उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अरे ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, दो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो जुड़ के एक एक न्यूक्लियस बनाए हैं। अरे क्लियर है? तो क्यों बनाए हैं? स्टेबल होने के लिए ना। दो न्यूक्लियस जुड़ के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाया है, किसके लिए? स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी के लिए। पहले जब दो न्यूक्लियस बने होंगे, मान लो उन्होंने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी। अब जब वो दोनों जुड़ के एक न्यूक्लियस बनाएंगे तो उन्होंने वाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की। कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, एक्स वाली की वाई वाली? कौन सी वाली? वाई वाली। नहीं समझ आया? आया? मान लो कभी दो न्यूक्लियस कभी बने होंगे, क्लियर है? जब हाइड्रोजन न्यूक्लियस बना होगा कभी, या मान लो हीलियम न्यूक्लियस कभी बना होगा। ड्यूट्रॉन समझते हो? ड्यूट्रॉन्स मिलके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। 1h2 1h2 कभी ना कभी तो बने होंगे। जब बने होंगे तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज की होगी, उनकी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होगी। अरे होगी ना? अब वो दोनों जुड़ के हीलियम न्यूक्लियस बना लिया है, तब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। अरे बढ़ेगी भाई, पहले उनके पास एनर्जी ज्यादा थी और जब वो मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस बना लिए तो उनकी एनर्जी घट गई।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा एनर्जी रिलीज की है। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी तभी तो स्टेबल हुए। नहीं आया? आया? पक्का? अच्छा। यूरेनियम होता है, क्या होता है? यूरेनियम। यूरेनियम 236 जब टूटता है तो वो दो न्यूक्लियाई बनाता है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। एक क्या बनाता है? बेरिलियम और एक क्रिप्टॉन। अरे क्लियर है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम होता है ना, वो बेरियम है। हाँ, बात समझ रहे हो ना? मेटल वाला बेरियम मेटल होता है ना, जान रहे हो ना? तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाता है। अब सोचो, जब यूरेनियम न्यूक्लियस था तो क्या उसकी कुछ बाइंडिंग एनर्जी थी? अरे थी ना। अब टूट के वो दोनों डॉटर न्यूक्लियाइज बनाया, तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी? किसकी किसकी किसकी? यूरेनियम की कि इन दोनों की? यूरेनियम की ज्यादा होगी। काहे? यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज किया। यही बात बार बार समझा रहा हूं, समझो कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस ने रिलीज की अपनी स्टेबिलिटी के लिए। तो जब कभी भी यूरेनियम बना होगा, जब कभी भी यूरेनियम बना होगा तो उसने एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की होगी। क्लियर? अब वो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनाए। क्लियर है ना? एक बेरियम बनाया और एक क्या बनाया? क्रिप्टॉन बनाया ना, बनाया ना। अब उन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग है। मान लो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी किसी की Y1 है, किसी की Y2 है। तो जो Y1 प्लस Y2 का सम होगा ना, वो ज्यादा होगा किससे? X से। तभी तो भाई स्टेबल हुआ। पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, हम तो सोच में पड़ गए, कुछ आओ नहीं रहा है। समझ आया मोटा मोटा हिसाब किताब? सुनो, देखो 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 देखो, ध्यान से देखो। यही वो कर्व है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। अभी इस पर बाद में आते हैं। ये देखो, इन अ न्यूक्लियर फिजन विच इज कंजर्व्ड, एनर्जी ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम, एनर्जी एंड मास बोथ टुगेदर। क्या भाई? एनर्जी एंड मास बोथ टुगेदर। मास किस में कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। मान लो, सुनो, कॉमन सेंस लगाओ तुम। हमने दो प्रोटॉन लिया, दो न्यूट्रॉन लिया, दोनों को जोड़ के एक हीलियम न्यूक्लियस बनाया। बनाया, एनर्जी रिलीज हुई कि नहीं हुई? इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। खूब सो नींद लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस नहीं रहेगा ना, जब समझने की कोशिश नहीं करोगे तो नींद ही आएगा, और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। किसके फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा है? बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में ना। तो वो एनर्जी कहां से आई? मास से। कहां से आई? कहां से आई? अब सोचो, अगर तुम उन न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करोगे तो क्या फिर से एनर्जी बढ़ जाएगी? क्योंकि मास, मास बढ़ गया ना। अरे भाई, जब अलग अलग हो गए तो फिर से मास बढ़ गया, एनर्जी। सब मैं अकेले समझ रहा हूं। जब मास घटा है तो उन्होंने एनर्जी रिलीज की ना। तो अब न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी ज्यादा है कि कम है? अंदर एनर्जी कम हुआ तभी तो स्टेबल हुए। समझते नहीं हो यार बात को तुम यार। अब मान लो फिर से हम तोड़ तोड़ के अलग करेंगे तो अनस्टेबल हुए ना। क्यों अनस्टेबल हुए? क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। कैसे बढ़ी? मास रीगेन हुआ ना। फिर से न्यूक्लियॉन्स अलग अलग हो गए तो मास तो फिर से ज्यादा आएगा ना। तो मास भी कंजर्व है और एनर्जी भी। कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली है ही यही कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अरे बात समझ रहे हो ना? तो वही एनर्जी है ये। तो एनर्जी और मास दोनों कंजर्व है। अब सुनो, कौन सा वाला? मोमेंटम ऑफ सिस्टम हो सकता है, बट उसमें कंडीशनल होता है कि ये, हाँ हाँ बिल्कुल, बात तुम सही कह रहे हो। लेकिन जब तुम मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो तो तुम एक प्रोसेस में देख रहे हो, केवल टूटना देख रहे हो, जुड़ना थोड़ी देख रहे हो। क्लैरिटी है ना? जैसे हम न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के न्यूक्लियस बना दिए। क्या चीज? इन न्यूक्लियर फिजन विच इज कंजर्व, तो एनर्जी एंड मास बोथ टुगेदर एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है।
काइनेटिक एनर्जी तो भाई, बट वो कहां से आ रही है? वो न्यूट्रॉन से आ रही है ना। मान लो हम कह रहे हैं कि एक सिस्टम है, उसके पास एक्स अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, वो टकराया यूरेनियम 235 से, तो वो क्या दिया? यूरेनियम 236 बनाया, फिर टूटे, तो वो न्यूट्रॉन खत्म थोड़ी हो गया है, तो ना गायब थोड़ी हो गया, कहाँ चला जाएगा? उड़ थोड़ी जाएगा, उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी। वही एनर्जी तो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो एनर्जी तो कंजर्व है, नो डाउट। मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, बट बहुत मॉलिक्यूलर लेवल अप्रोच है, तो इस वजह से मोमेंटम एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है। इस वजह से मोमेंटम का कंजर्वेशन इस पर्टिकुलर ऑप्शन में एनर्जी को ज्यादा प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू मोमेंटम, बट मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही रहेगा। दुनिया का कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम 100% कंजर्व रहता ही रहता है, बट प्रायोरिटाइज किया जाता है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में किसको? एनर्जी एंड मास। ठीक है ना। दूसरा here which of the following statement is incorrect for nuclear forces? They are strongest in magnitude, charge dependent, चार्ज पे डिपेंड नहीं करते हैं, दे आर इफेक्टिव ओनली फॉर शॉर्ट रेंजेस, यस, दे रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एवरी न्यूक्लियन विथ नियरेस्ट लिमिटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्लियर है ना। अच्छा, अगली बात सुनो, ये देखो कह रहा है कि द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, सुनना, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी क्या है? E1, और वाई की क्या है? E2। इसका मतलब समझ रहे हो? जब कभी न्यूक्लियॉन्स को जोड़कर कौन बना होगा? एक्स, तो उससे कितनी एनर्जी दी होगी? और जब वाई बना होगा तो E2। टू एटम्स ऑफ एक्स, दो एटम्स ऑफ एक्स फ्यूजेस टू फॉर्म एन एटम ऑफ वाई, एंड एनर्जी Q इज रिलीज्ड, एंड एनर्जी Q इज रिलीज। तो Q का वैल्यू क्या होगा? Q का वैल्यू क्या होगा? कौन एनर्जी ज्यादा है, वाई वाली की इसकी? वाई वाले की ना। वाई, अरे भाई तभी तो स्टेबल है ना, वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है इन दोनों के सम से भी, तभी तो वाई बनाएंगे ना यार। नहीं समझ आया? अरे आया, पल्ले पड़ा। किसकी एनर्जी ज्यादा है? वाई की बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है ना, वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, वाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, क्लैरिटी है ना। और एक्स की बाइंडिंग एनर्जी कम है, तभी तो ये दोनों जुड़ के वाई बनाए हैं। नहीं समझ आया? जब कभी एक्स बना होगा, एक्स न्यूक्लियस बना होगा, तो वो न्यूक्लियॉन से ही बना होगा कि नहीं बना होगा? बना होगा। तो जब वो न्यूक्लियॉन्स जुड़े होंगे और जुड़ के एक्स न्यूक्लियस बनाए होंगे, तो क्या इवन एनर्जी रिलीज हुई होगी? ये इवन एक्स की क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। और जब कभी भी न्यूक्लियॉन्स को जोड़कर, सोचो वो एकदम बिग बैंग के प्रोसेस पे चले जाओ, जब कभी भी न्यूक्लियॉन्स को जोड़ के वाई बना होगा, तो भाई स्टेबल स्टेबल हुआ तभी तो वाई बना है ना। और जब स्टेबल हुआ है तो उसने एनर्जी ली है या एनर्जी दी है? तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? E2। अब दो एक्स मिलके क्या बना रहे हैं? वाई बना रहे हैं ना। तो किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा? वाई की ना, क्योंकि वो दो एक्स के मिलने से बना है ना। ये अब क्यों मिलना चाहेंगे भाई? क्यों मिलके वाई बनना चाहेंगे? बहुत सेल्फिश है भाई। और बात समझ रहे हो कि नहीं? दे आर स्टेबल। यहां ये स्टेबल नहीं है, जब वाई बना ले रहे तो क्या हो जा रहा है? स्टेबल। क्लियर है क्या? किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? वाई की, और इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आई? E2 माइनस 2E1। अरे आया कि नहीं आया? कॉमन सेंस सोचो, क्लैरिटी है। इसी को फॉर्मूला बना देते हैं Q को, इसी Q को फॉर्मूला बना देते हैं। अब पता है क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, माइनस क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और कभी हम ये सोच ही नहीं पाते, कभी हमारे दिमाग में ये ख्याल ही नहीं पैदा होता, ये प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर रहे हैं। भैया बाइंडिंग एनर्जी का जब फील ही नहीं रहेगा, तो तुमको लगेगा इधर तो एनर्जी ज्यादा है और इधर एनर्जी कम है, तभी तो रिलीज हुआ है। कॉमन सेंस तो यही कहता है। और बात समझे ना। लेकिन हर बार हमको कंपेयर कहां से करना है? इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ दैट न्यूक्लियस। क्लैरिटी है ना। बाइंडिंग एनर्जी वहां से निकल कर आती है। तो Q बराबर कितना हो गया? E2 माइनस 2E1। केवल फॉर्मूला ही हमारा समझना हमारा कर्तव्य नहीं है, अगर समझ भी गए तो हम तब भी हम इसमें गलतियां कर देते हैं। ये बताइए, the binding energy of the atom of element A and B are EA and EB respectively. Three atoms of element B fuses to give
वन एटम ऑफ एलिमेंट ए। तीन एटम्स बी के मिले हैं तो क्या बनाए हैं? एक एटम ऑफ ए। किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, ए की कि बी की? किसकी? किसकी? ए की ज्यादा है ना? ए की ज्यादा है ना? तो जो एनर्जी उन्होंने एमिट की है वो कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। ई ए माइनस 3 ई बी। समझे कि नहीं? कौन सा आंसर है? बी है। अबे पागली हो। कौन सा होगा? सी होगा ना? अरे समझ आया? नहीं आया भाई साहब? पल्ले पड़ा क्वेश्चन, पल्ले पड़ा? देख लो भाई, समझ आ रहा है? अगला देख। कह रहा कंसिडर द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कितना है? x 200। ये टूट के क्या बना है? a 110 और b 90। किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है? इधर वाले की भाई। बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? देखो 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 देखो। किसकी 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 किसकी? ये बताओ। ये बना है, बात समझ रहे हो ना? सुनो 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 सुनो, ध्यान दो। x 200 टूट के a प्लस बी बना है। क्यों टूट के बना है? यहां अनस्टेबल था ना? यहां अनस्टेबल था ना? तो यहां इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी कम थी और यहां पर टोटल बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। जब ये बना है तो इसने एनर्जी रिलीज की है, तभी ये बनेगा, अदरवाइज बनने वाला नहीं है। चाहे न्यूक्लियर फ्यूजन हो, चाहे न्यूक्लियर फिजन हो, दो न्यूक्लियस अगर टूटे हैं तो इसी वजह से, दो न्यूक्लियस अगर जुड़े हैं तो इसी वजह से जुड़े हैं कि वो कुछ एनर्जी रिलीज करके अपने आप को स्टेबल बना लेंगे। और एक न्यूक्लियस टूट के अगर दो न्यूक्लियस बना है तो भी उसकी यही चाहत है कि मैं थोड़ी एनर्जी रिलीज करके दो छोटे छोटे हिस्सों में स्टेबल हो जाऊं। अरे समझ आया कि नहीं आया? अब सोच। अब तुझसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एनर्जी रिलीज्ड, कितना एनर्जी रिलीज हुआ? ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। क्लियर है क्या? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। सोच, इसमें 200 से मल्टीप्लाई कर। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स लिख, क्या बना? 200 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? बोलो 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 बोलो। एक जीरो से हो गया 74, दो चौक को 8 और दो साते 14, 1480। अरे 1480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स हो गया। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बी देखो कितना? क्या 110 मल्टीप्लाइड बाई 8.2, 8.2 है ना? तो कितना कर ले? 200। अरे 200 कर लेना। 200 मल्टीप्लाइड बाई कितना? 8.2। नहीं आया? अरे इसका भी 8.2 है, इसका भी 8.2 है। यहाँ 100, यहाँ 110 है और यहाँ कितना है? 90 है। तो 100, 110 प्लस 90 क्या 200 हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, एक्स की कि ए और बी की? ए और बी की मिलके बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई ना? मतलब ए और बी जब बने हैं तो क्या ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है ना? बस खत्म, बात हो गया। तो अगर तुमसे पूछा है कितना एनर्जी रिलीज हुआ, तो 200 8.2 में से कितना घटा दो? 7.4। 8.2 में से 7.4 घटाओगे कितना आएगा? छोड़ो तुम, पहले जो मैं कह रहा हूं वो करो। 8.2 में से 7.4 घटाओ। 0.8। 0.8, 0.8 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो तो 160 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं आया? अरे भाई ये 200 मल्टीप्लाइड बाई क्या था? 7.4। और ये 200 मल्टीप्लाइड कितना है? 8.2। 200 को हमने क्या कर लिया? बाहर। 200 को क्या किया? बाहर। अब 200 को बाहर कर लिया तो भैया बचा क्या? 8.2 माइनस 7.4। अरे आया नहीं आया यार? आया भाई? पानी देना है? नहीं समझ आया? आया? हाँ बोलो। कौन बोला? कौन बोला? कहां पढ़ के आए हो? हम बोले एक को बार ऐसा? हाँ यही कह रहे हैं, जहां पढ़े हो छोड़ दो सब, बकवास है सब। बता रहा हूं, भरोसा रखो।
10 साल हो गए करते हुए, ट्रस्ट मी। टूटने वाले की भी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, अगर कम हो जाती तो टूटता ही नहीं। तुम क्यों टूटोगे? एक घर में एक घर में एक कमाने वाला था, 10 लोग खाने वाले थे। जो कमाने वाला था उसकी शादी हो गई, और फिर घर टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि बीवी को लगा कमा मेरा पति रहा है, खा सब रहे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसने कहा चल किनारे हट। ऐसा कलेश किया कि सब अलग अलग हो गए। इसलिए शादी नहीं करना चाहिए, काइंड ऑफ। तुम समझे कि नहीं? चाहे टूटे चाहे जुड़े, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी घटी तो क्यों टूटेंगे, तब तो अनस्टेबल हो जाएंगे ना। बात समझे ना? कोई क्यों टूट रहा है? कोई क्यों टूट रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। कोई क्यों जुड़ रहा है? स्टेबिलिटी के लिए। अरे बात समझे ना? अरे क्लैरिटी है ना? दोनों में स्टेबिलिटी है। सोचो, चलो ये देखो, ये देखो, अब सही से बताना, गलत मत करना, सोच के बताना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व फॉर न्यूक्लियाई इज शोन इन फिगर। W, X, Y and Z are 4 nuclei indicating on that curve the process that would release energy। प्रोसेस जो एनर्जी रिलीज करेगा। क्या तुमको ये पता है? ग्राफ से कुछ तुमको अंदाजा लग रहा है? हल्के न्यूक्लियस जुड़ के भारी न्यूक्लियस बनाते हैं, और भारी न्यूक्लियस टूट के हल्का न्यूक्लियस बनाते हैं, और सब इस रेंज में आने की कोशिश करते हैं ताकि इधर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। क्लियर है ना? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं समझोगे ना कि वो न्यूक्लियन के पास एनर्जी है। नहीं समझोगे ना? ये बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, भर के कंफ्यूजन होता है। और फिर उसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को पकड़ के ऐसा रगड़ते हैं कि भूल जाते हैं, कंफ्यूज जाते हैं कि कब प्रोडक्ट का लिखे कब रिएक्टेंट का लिखे। कौन सा होगा? कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा? सी। डब्ल्यू टूट के क्या बनाएगा? 2y। अच्छा, डब्ल्यू टूट के एक्स और जेड बनाएगा। एक्स अगर स्टेबल भी हुआ तो जेड कैसा हो जाएगा? क्यों बनाएगा? क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। एक्स टूट के क्या बनाया है? वाई और जेड। वाई और जेड क्यों बनाएगा? नहीं बनाएगा। वाई टूट के क्या बनेगा? 2z बनेगा। यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उसकी बहुत ज्यादा है, इधर आने की कोशिश वो नहीं करेगा। क्या डब्ल्यू टूट के 2y बना सकता है? बिल्कुल बनाएगा। तो क्या, क्यों बनाएगा? क्योंकि डब्ल्यू का एनर्जी है। अरे पूछे कि नहीं बात? नहीं समझ आया? आया? कॉन्सेप्ट मोटा मोटा समझ आया कि नहीं? सारा गेम सब कुछ इसी कॉन्सेप्ट की समझ के लिए था। बता दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है? हाँ बोलो बोलो बोलो, खुल के बोलो, और कई लोग का क्लियर हो जाएगा। क्या चीज? कहीं इसमें ऑप्शन लिखा है एक्स टूट के 2y बनाएगा? कहीं लिखा है? कहीं लिखा है? नहीं। अगर एक्स टूट के 2y बनाने की कोशिश करता तो मैं लिख पाता। इसकी एनर्जी कितनी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8। कितनी है? कितनी है? इसकी कितनी है? 7.5। इसकी कितनी है? 5। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है? इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम है ना। तो ये जुड़ के क्या बनाना चाहेगा ऊपर? अरे बनाना चाहेगा ना। नहीं समझ आया? आया ना? क्या डब्ल्यू अनस्टेबल है कि नहीं है? अरे भाई, अगर मुझे कहीं लिखा होता जेड प्लस जेड जुड़ के वाई बनाए हैं तो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करता। अरे बात समझ रहे हो ना? यहाँ क्या लिखा हुआ? वाई टूट के क्या बना है? 2z। वाई टूट के क्या बना है? 2z। नहीं आ रहा है? वाई कभी टूटेगा? क्यों टूटेगा? हाईली स्टेबल है वो तो। अरे है ना? मतलब दो ही के टूटने के चांस है, या तो एक एक के जुड़ने के चांस है और एक के टूटने के। जेड जुड़ जुड़ के क्या बनाएगा? वाई। और डब्ल्यू टूट के क्या बनाएगा? वाई। अगर डब्ल्यू टूट के एक्स और वाई भी बनाता ना, एक्स डब्ल्यू बराबर एक्स प्लस वाई भी लिखा होता, तो भी हम उसको प्रेफर कर सकते हैं अगर ये ऑप्शन ना होता तो। ज्यादा स्टेबल कब होगा? जब 2y बना ले। थोड़ा कम स्टेबल कब होगा? जब एक्स और वाई बना ले। यही तो चिल्ला रहा हूं तब से भाई।
चिल्लाओ, हमको क्या फर्क पड़ता है। बनाओ सवाल बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत नहीं होना चाहिए। चाय से ज्यादा गर्म तो पानी लग रहा है हमको। कौन सा आंसर होगा? बी। बी किसका आया? कितना आया? करो यार, खाली बैठे हो यार, पेन चलाओ। हाँ, बी। बी, ये देखो, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 2.2। बाइंडिंग एनर्जी के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट ऑफ 2He4 कितना? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इफ टू न्यूट्रॉन्स आर फ्यूज टू फॉर्म कितना? 2He4, then the energy released is 2.2। 2.2 दो बार जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 4.28 में से घटा दो 4.4, कितना आएगा? 23.6। समझ क्यों घटा रहे हैं, ये समझ आ रहा है? इसका फीलिंग होना बहुत जरूरी है कि हम घटा क्यों रहे हैं। क्योंकि भैया पहले जो दो न्यूट्रॉन्स है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? अनस्टेबल है ना। और देख रहे हो हीलियम बनते ही इनकी एनर्जी कितनी चली जा रही है? 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे? ये बताओ, the mass of 3Li7 nucleus is 0.042 U, less than the sum of mass of all of its nucleons. The binding energy per nucleon of 3Li7 nucleus is nearly. बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? पेन चला लोगे, सवाल पढ़ लोगे तो पाप लग जाएगा तुमको। गधा कहेंगे। जीरो 0.042 क्या है? मास क्या? कि मास डिफेक्ट, कि मास ऑफ लिथियम? डेल्टा एम है ना। अरे डेल्टा एम है भाई, गजब आदमी हो यार तुम लोग यार, अंग्रेजी नहीं समझ पा रहे हो। 3Li7 न्यूक्लियस का जो मास है वो 0.042 U कम है सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल न्यूक्लियॉन्स। क्या पढ़े हो? न्यूक्लियॉन्स का मास माइनस न्यूक्लियस का मास बराबर क्या? मास डिफेक्ट। वही तो है वो। कितना आ रहा है? 5.6। 5.6। अरे कुछ नहीं करना है यार, इसी में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दो यार। हाँ, अच्छा, अपने को निकालना क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिवाइडेड बाई 7। बाइंडिंग एनर्जी निकालो, डिवाइडेड बाई 7 कर दो। अरे यार, डेल्टा एम सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, यही फॉर्मूला हो। डेल्टा एम सी स्क्वायर को अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ए कितना है? 7। डेल्टा एम कितना है? 0.042 मल्टीप्लाइड बाई 931.5 डिवाइडेड बाई 7। अब ये तुमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते हो। आया सवाल समझ आ रहा है? ये बताओ, मीन्स 2010। The binding energy per nucleon in deuterium and helium nuclei are 1.1 mega electron volt and 7 mega electron volt respectively. When two deuterium nuclei fuses to form a helium nucleus, the energy released in the fusion is? क्या दे रखा है? बाइंडिंग एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर किसकी बात कर रहा है? ड्यूटेरियम का मतलब क्या है? 1H2। तो एनर्जी कितनी होगी? 1.1 की 2.2? 1.2? 2.2 ना। कितना होगा? 4 ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अरे समझ पाए? पहला ही सवाल है, पुराना वाला ही क्वेश्चन है।
ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर, तो बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा ड्यूट्रॉन का? 2.2, 2. दो ड्यूट्रॉन्स मिलके एक हीलियम बनाएंगे। एक हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? हीलियम न्यूक्लियन की 7। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं हीलियम में? कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 4। 7 चौक को 28 न्यूक्लियॉन्स हुए ना? अरे हुए ना? क्या पढ़ा रहे हो यार तुम, हमको कुछ नहीं आ रहा है, ऐसे ही सोच रहे होगे तुम यार, गधा कहीं के एकदम से। 4 न्यूक्लियॉन्स होते हैं ना हीलियम में भाई, 2He4, तो कितना हो गया? 7 चौक को 28। 28 में से 4.4 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम लगाएं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 2He4 इज इतना, फाइंड मास डिफेक्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, मास डिफेक्ट निकाल पाओगे? निकाल पाओगे? क्या लिखोगे? बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा? 4 गुणे 7.07 बराबर कितना? डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है कितना? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। और तुमको पता है कि ये डेल्टा एम किस में होता है? एएमयू में। डिवाइड कर दो, डेल्टा एम आ जाएगा। 4 गुणे 7.07 डिवाइडेड बाई 931.5 इंटू 10⁶ कितना आ रहा है? ए आ रहा है? अरे ए आ रहा है क्या है? अब जो भी कर लो, सॉल्व कर लो, जो आ जाए वो आंसर। इतना जोड़ घटाना करना पड़ेगा भाई, नीट 2021। सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बिना पेन चलाए लगाना है सवाल। कह रहा है कि न्यूक्लियाई विथ मास नंबर कितना? 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास 120, ईच ऑफ मास 120। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अनफ्रेगमेंटेड न्यूक्लियस इज कितना? 7.6। और यहां कितना है? while that of fragment is 8.2, 8.5. The total gain in binding energy in the process, gain in binding energy का मतलब समझ रहे हो? वो जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, वो जो तुमको मिली है ये न्यूक्लियस के पास, ये वो एनर्जी नहीं है जो न्यूक्लियस के पास है, ये वो एनर्जी है जो न्यूक्लियस ने बाहर निकाल दी है खुद को स्टेबल करने के लिए। अरे बात समझे कि नहीं? बस तो क्या हो गया? बोलो 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 बोलो, कितना आंसर होगा? 8.5 में से 7.6 घटाओ, कितना आएगा? 0.0. यहां कितने कितने न्यूक्लियॉन्स थे? यहां भी कितने? 240। दो है ना 120 के, 240 ना, तो 240 में 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आ रहा है? 216। अरे देखो हम कुछ कर नहीं रहे भाई, हम कह रहे हैं हमको जो क्यू चाहिए, जो हमको बाइंडिंग एनर्जी बढ़ के मिली है, वो हमको मिली है ना, क्योंकि हम बाहर बैठे हुए हैं। जब दो चीज जुड़ी है तो एनर्जी किसको मिली है? बाहर वाले को, उसी को ये एनर्जी मिली है। क्यों मिली है? इनकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ थी, जुड़ने के बाद बाइंडिंग एनर्जी कुछ हुई, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी कि नहीं? बढ़ी ना। चाहे जुड़े चाहे टूटे, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी। अरे क्लैरिटी है ना? जुड़ने पर घटेगी नहीं, या टूटने पर घटेगी नहीं, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा बढ़ेगी। तभी वो तो वो टूट रहे हैं, या तभी वो जुड़ रहे हैं, क्योंकि जितना बाइंडिंग एनर्जी जाएगा, क्या भाई साहब, हाँ, उतना स्टेबल होगा। दैट्स इट, और क्या है यार। तो पहले कितना था, बाद में कितना हो गया? 120, 120 कितना हो गया? 200 और 240 ना, और दोनों का कितना? 8.5। अच्छा, अगर 120 120 में दो टूटते, एक का 8.5 होता, एक का 7.8 होता, क्या कर पाते? 120 को 8.5 से मल्टीप्लाई करते, 120 को 7 पॉइंट जो भी है 7.4 7.5 उससे मल्टीप्लाई कर देते, और फिर इस वाले का मल्टीप्लाई करके घटा देते ना। हाँ बस कॉमन सेंस। तो 240 और यहाँ पे कितना? 240 मल्टीप्लाइड बाई कितना? पहले कितना था? 7.6। ये फ्रेगमेंटेड का है और ये अनफ्रेगमेंटेड का। क्या 240 को कॉमन कर लें और 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 9 चौक को 36, 9 दूना 18, 18 3 21, कितना हो गया? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अरे बात समझ पा रहे हैं? बढ़िया है भाई साहब, हो गया। इसको एंड कैसे करते हैं? यहां से एग्जिट क्लास।